रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे देखें तो दो शब्द आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, एक गैमीट है और आगे उसके लिखा हुआ जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण, बनना, और आगे शब्द जो जुड़ा हुआ है गैमीट। तो इस प्रकार से गैमीट के फॉर्मेशन के जो गैमीट का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो ही गैमीट हैं, या तो मेल गैमीट है या तो फीमेल गैमीट है। जो मेल गैमीट होता है उसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं, जबकि जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम ओवम या एग बोलते हैं। तो इस प्रकार से मेल गैमीट अर्थात स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये नाम ही स्पष्ट कर दे रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ के जेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात स्पर्म के बनने की जो क्रिया है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और इसी प्रकार से जब हम ओवम के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे जो कि अंडाशय के अंतर्गत होती है तो उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। आज जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पुरुषों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमने आपको बताया था एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जिनमें अर्धगुणसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है। ये टोटल प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये स्टिमुलेट होती है, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए, एक रेखी चित्र है स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पर एक सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू विभाजित होती है, और विभाजित होकर के बहुत बड़ी संख्या में अपनी ही जैसी सेल बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ फेज होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ग्रोथ फेज है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो स्पर्मेटोगोनियम होती है वो कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर के क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और कॉन्टिन्यूअस ये प्रोसेस चलता है। अब ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनियम में जो गुणसूत्रों का नंबर होता है वो 46 होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो मनुष्य के प्रत्येक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो कितना है, 46 या 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र, या उसी को हम लोग 46 कहते हैं। तो ये जब स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो करके माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, अनेक सेल बनाती है, तो ये भी सेल सेम इसी सेल की समान होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इनमें भी प्लॉइडी नहीं चेंज होती। गुणसूत्रों की प्लॉइडी में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है वो विभाजन कौन सा है, माइटोसिस है, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इन सेल में भी गुणसूत्रों का नंबर कितना रहता है, 46 ही रहता है। अब इसी में से जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफरेंशिएट होती है, और डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन रही हैं
ये यहाँ पे कोई विभाजन नहीं हो रहा है, तो इसकी भी प्लॉयडी में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहता है जो कि स्पर्मेटोगोनिया में पाया जाता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यही प्यूबर्टी की स्टेज जब आती है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। जब ये मियोसिस फर्स्ट होता है, अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा है, अर्धगुणसूत्री विभाजन हो रहा है, मियोसिस हो रही है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जस्ट हाफ अर्थात 23 हो जाएगा। तो जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इन दोनों में प्रत्येक में इसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे और 23 गुणसूत्र ही इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर ठीक है प्लॉयडी चेंज हो जाएगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अभी तक प्लॉयडी नहीं चेंज है, लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, तो प्लॉयडी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ अर्थात 23 गुणसूत्र ही अब रह जाते हैं। इसके बाद ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड एज लाइक माइटोसिस होता है। मियोसिस सेकेंड जो है वो समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह होता है। तो यहाँ पर ठीक है प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 आपके स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अब ये जो 2 स्पर्मेटिड्स इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने और 2 इससे बन गए। तो इस प्रकार से ये 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये जो चारों स्पर्मेटिड्स बने हैं, इनमें भी क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड हमने बताया कि मियोसिस सेकेंड एकदम माइटोसिस की तरह होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहते हैं, अर्थात इसमें 23 और यहाँ पर भी 23, इसमें भी 23 और यहाँ पर भी 23। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड के बनने तक जो स्पर्मेटिड बना हुआ है, इसके शेप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया कि इसके शेप में कोई परिवर्तन आया हो। तो एक घटना होती है स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान, जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की घटना जो है उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मियोजेनेसिस की घटना में ही क्या होता है, जो ये स्पर्मेटिड है वो टैडपोल और टेल युक्त स्पर्म में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो 4 स्पर्म बन रहे हैं, इन चारों स्पर्म में ठीक है प्रत्येक में जो गुणसूत्रों का नंबर होगा वो क्या होगा, जस्ट 23 गुणसूत्र होंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से एक अर्धगुणसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने स्पर्म बनते हैं, तो आंसर होगा 4। कितने बनेंगे, 4। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से कभी काल प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर प्रश्न कर लिया जाए आपसे कि 200 अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो इसका आंसर होगा जितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे उसके दुगने स्पर्म बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही तो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने बनेंगे, 400।
अगर प्रश्न में ऐसा दिया जाए कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, उनसे कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर इज 400। इसी रेखी चित्रण का यहाँ पे चित्रीय निरूपण किया गया है। अब ध्यान दीजिए, जब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करा रहे थे तो हमने बताया था कि जब हम टेस्टिस का सेक्शन कट करते हैं तो उस टेस्टिस के सेक्शन में हमें जो टेस्टिकुलर लोब होता है उसके अंदर एक नलिका मिलती है जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट यहाँ पे आपको बना करके दिखाया गया। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन के इनसाइड में कुछ सेल्स हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। यही स्पर्मेटोगोनियम कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होती है। तो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड में स्पर्मेटोगोनियम नाम की सेल्स होती है। ये जो स्पर्मेटोगोनियम नाम की सेल है, ये कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर के बहुत सी सेल्स बनाती है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसी स्पर्मेटोगोनिया जब डिफरेंशिएट होती है तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी प्लॉइडी 2n होती है, अर्थात इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आगे इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो प्लॉइडी है वो जस्ट हाफ हो जाती है, गुणसूत्रों का नंबर आधा हो जाता है। इसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है तो ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अगर आप देख रहे हो तो जो स्पर्मेटिड्स है उनका शेप और जो ये स्पर्मेटोसाइट हैं उनके शेप में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके बाद जो ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में बदलता है, तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उसी घटना को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिससे ये स्पर्म बन जाते हैं। और स्पर्म का जो प्लॉइडी होता है वो हाफ रहता है, अर्थात यहाँ पे गुणसूत्रों का संख्या जस्ट आधी रहती है। अब आप लोग एक प्रश्न यहाँ पे अक्सर किया जाता है, और वो जो प्रश्न किया जाता है वो ये कि स्पर्म बनने का सीक्वेंस क्या होता है। तो स्पर्म बनने का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पर्म बनते हैं, आपको पहले बताया गया है कि ये स्पर्म इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक अन्य सेल होती है जिसे हम सर्टोली सेल बोलते हैं। उस सर्टोली सेल से जा करके पोषण प्राप्त करते हैं। उस सर्टोली सेल से क्या करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो स्पर्म बन रहे हैं या जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो हार्मोनल कंट्रोल अगर हम लोग देखें तो जब लड़कों में प्यूबर्टी अर्थात किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो उस समय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है
ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये करता क्या, हाइपोथैलेमस से जो ठीक है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, GnRH आता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे गोनेड को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें से एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, तथा दूसरा हार्मोन होता है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे पुरुषों में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, जब हमने आपको टेस्टिस की संरचना पढ़ाया था तो उसमें जो बताए थे आपको कि जैसे अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है और दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, तो इन दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में कहीं कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती है। इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसी सेल का दूसरा नाम जो होता है वो लेडिंग सेल होता है। तो जो ये LH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल करके प्यूबर्टी में आने लगता है, वो लेडिंग सेल पर एक्शन करता है। ये लेडिंग सेल को जब स्टिमुलेट कर देता है LH, तो उससे लेडिंग सेल से एंड्रोजेंस का स्रावण होता है, और इसमें जो मेन एंड्रोजेंस होता है वो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है। यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, अर्थात स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुरुषों में अगर स्वास्थ्य सही रहे तो प्यूबर्टी से लेकर के अप टू 70 या 80 ईयर तक ये कॉन्टिन्यूअस स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई वो नहीं। दूसरी चीज़ देखें, जो FSH आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल करके आता है, ये सर्टोली सेल पर एक्शन करता है। और ये जो सर्टोली सेल है ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करता है। ध्यान रखिएगा, जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर जो ये सर्टोली सेल हैं जो कि अन्य कोशिकाओं से थोड़ा बड़ी हैं, इनके द्वारा जब FSH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से तो ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करती हैं। उस रिलीजिंग फैक्टर के कारण से जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। तो जो FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल पर एक्शन लेता है, उसके फलस्वरूप कुछ रिलीजिंग सम फैक्टर रिलीज किए जाते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। अब ध्यान दें, तो जो स्पर्म बना है वो स्पर्म कैसा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो जो स्पर्म होता है वो टैडपोल लाइक होता है, और एक स्पर्म में 4 भाग होते हैं। सबसे प्रमुख भाग इसका हेड होता है। हेड में एक हेप्लॉयड न्यूक्लियस रहता है। इसके बाद दूसरा पार्ट नेक है, फिर मिडिल पीस है, और चौथा पार्ट टेल होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हेड है उस हेड में ही इसका एक इलांगेटेड हेप्लॉयड न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ठीक उस हेड में गाल्गी बॉडी से निर्मित एक्रोसोम पाया जाता है। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ओवम की भित्ति को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। इसी एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम के कारण से ही स्पर्म जो है ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है और ओवम के अंदर प्रवेश कर पाता है। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती।
दूसरा पार्ट अगर देखें तो ये जो नेक है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल होता है। और सेंट्रियोल का महत्व जब आप oogenesis पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो ओवम होता है, सेकेंडरी जो oocyte होता है, उसमें मियोसिस सेकेंड तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म का सेंट्रियोल उसमें प्रवेश करता है। तो ये आगे आप oogenesis में इसके सेंट्रियोल का महत्व होता है। इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसमें बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और ये न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होती हैं जो कि ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, और उसी ऊर्जा के द्वारा इसका जो फ्लैजिला होता है, जिसे टेल आप कहते हैं, उसमें मूवमेंट आता है, और उसी मूवमेंट के कारण से ये स्पर्म जो होता है वो गतिशील होता है या गमन करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्पर्म जो रिलीज किए जाते हैं वो फीमेल के वेजाइना में रिलीज होते हैं, और वहाँ से वो सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस से होकर के एम्पुला तक जाना होता है, और वहाँ पे जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस कारण से ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे कि एक क्वाइटस के दौरान लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, और उसमें से इन लगभग 60% स्पर्म के पास मोटेलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि एक क्वाइटस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से कम 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, उसमें मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी हो, और 40% के पास वाइग्रस मोबिलिटी हो, तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव हो पाती है। अब अगले टॉपिक में हम लोग oogenesis का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।